स्टूडेंट्स, मैं हिमलता सिंह आज आपको कक्षा 6 के अध्याय 4 को पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज। मतलब ये जो चैप्टर है ये कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में है। तो बच्चों, जैसे मैं आप तक जो अपनी बात कह रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, तो आप जो है हिंदी भाषा को जानते हैं, तभी मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इसी तरह से जो आप कंप्यूटर की किताब पढ़ते हैं, तो इस किताब को भी आप तभी पढ़ पाते हैं जब आपको हिंदी भाषा का ज्ञान है। और इसलिए संभव है कि जब हिंदी भाषा जानते हैं तो यह पुस्तक जो है हिंदी में लिखी हुई है। अगर आप हिंदी भाषा नहीं जानते तो ये पुस्तक जो है हिंदी में लिखी हुई भी होती तो आप जो है इसको समझ नहीं पाते। तो ऐसे ही कंप्यूटर से कार्य करने के लिए जो है कंप्यूटर की कुछ भाषाएं बनाई गई हैं, और इन भाषाओं का उपयोग करके हम अपने कंप्यूटर पे कार्य करते हैं। और ये जो है कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं वो अलग कई तरह की भाषाएं हैं, लेकिन इनको मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर की बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन इन भाषाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर के समझने योग्य होती है। कंप्यूटर की केवल दो स्थितियां होती हैं, ऑन और ऑफ, और इन स्थितियों के लिए 0 तथा 1 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। और 0 जो है बंद स्थिति को बताता है करंट की, और 1 जो है करंट की ऑन स्थिति को बताता है, क्या है 1 चलाने की स्थिति दर्शाता है। इसलिए प्रत्येक निर्देश 1 या 0 में अनुवादित होता है, और जिसे हम डिकोडिंग कहते हैं। तो जो लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर पर निर्भर होती जो है लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर पर निर्भर होती है, और एक कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज दूसरे कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज से अलग होती है, वो भिन्न होगी। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज दूसरे कंप्यूटर में नहीं डाली जा सकती है, वो केवल एक ही कंप्यूटर पे उपयोग होती है। दूसरे कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज दूसरे कंप्यूटर पर स्टोर होगी। तो इस तरह से जो लो लेवल लैंग्वेज भी है, इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो इसमें जो मशीन लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है, और इस लैंग्वेज में कंप्यूटर जो है 1 और 0 का प्रयोग करता है, और जितने भी आप कोडिंग लिखते हैं, जितने भी कैरेक्टर लिखते हैं, उनको सब कंप्यूटर जो है 1 और 0 के फॉर्म में ही पढ़ता है। और जो है इसमें कंप्यूटर एक कैरेक्टर को व्यक्त करने के लिए 8 बिट का प्रयोग करता है। तो डाटा जिसको 8 बिट को हम 1 बाइट कहते हैं, तो जितने कैरेक्टर जो है लिखे जाएंगे उतने बाइट डाटा की साइज जो है बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे जो मशीन लैंग्वेज है, इसमें जो मशीन लैंग्वेज है, इसको जो है प्रोग्रामर के लिए समझना आसान नहीं है, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए जो है अलग अलग जो है मशीन लैंग्वेज याद रखना, इसको हम बाइनरी भाषा भी कहते हैं। तो अलग अलग जो है कैरेक्टर के लिए जो है बाइनरी भाषा को याद करना, जो इंस्ट्रक्शंस जो है मशीन लैंग्वेज में देने हैं 1 और 0 के फॉर्म में, तो वो सारा सीक्वेंस याद करना प्रोग्रामर के लिए आसान नहीं होता है। सब कुछ सही होने के बावजूद ही प्रोग्रामर अपने मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखता है। और ये जो है प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए लिखे जाते हैं, मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम। और इसमें जो है इस लैंग्वेज को याद करना अधिक कठिन होता है, क्योंकि सारा जो डेटा है वो केवल 1 और 0 के ही फॉर्म में लिखा जाता है। तो किस कैरेक्टर के लिए या किस नंबर के लिए 1 0 का क्या सीक्वेंस होगा, ये याद करना जो है आसान नहीं है। तो इसके लिए जो है, लेकिन बिना याद किए जो है यूजर इसमें जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम नहीं लिख सकता है। तो इसलिए यह एक जटिल भाषा है, और इस भाषा को जो है थोड़ा सा यूजर जो प्रयोग करता है, प्रोग्रामर है, उसको ये भाषा समझ में आए, तो इसके लिए एक दूसरी भाषा बनाई गई, जिसको असेंबली लैंग्वेज कहा गया। तो जो असेंबली लैंग्वेज है, इसमें छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड का उपयोग हुआ। हालांकि ये भी बहुत आसान भाषा नहीं थी, लेकिन अगर हम मशीन लैंग्वेज की तुलना करते हैं, जहाँ हर डेटा को हम 1 और 0 के फॉर्म में लिखते हैं, उसके बजाय ये असेंबली लैंग्वेज जो है आसान थी। और इसमें जो है इंग्लिश के कुछ वर्ड का उपयोग किया गया, इसलिए इस लैंग्वेज में कार्य करना आसान था। और असेंबली लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज किए जाते थे, उनको जो है निमोनिक कहा जाता था।
और ये असेंबली लैंग्वेज के कुछ जो है यहाँ पे मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ। जैसे ऐड करने के लिए ऐड वर्ड का प्रयोग किया जाता था, सब्ट्रैक्शन करना हो तो SUB सब का प्रयोग किया जाता है, डिवीजन के लिए D वर्ड का प्रयोग किया जाता था, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो MUL मल वर्ड का प्रयोग किया जाता था। और LDA जो है ये लोड करने के लिए प्रयोग होता था, और STA जो है संगठित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये जो कोड्स यूज किए जाते थे, इंग्लिश के वर्ड यूज किए जाते थे, इसको असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक कहा जाता था। लेकिन कंप्यूटर जो है केवल मशीन लैंग्वेज में ही गणना करता है। आज भी इतना आधुनिक होने के बावजूद कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, जिसको कि हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो अब असेंबली लैंग्वेज जो है लिखने में तो प्रोग्रामर के लिए आसान थी, लेकिन ये जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करने के लिए कंपाइलर की जरूरत थी, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज में अपनी गणनाएं करता है। तो उसके लिए जो है असेंबलर का प्रोग्राम आता है, असेंबलर सॉफ्टवेयर आता है, जिसको हम भाषा अनुवादक प्रोग्राम कहते हैं। और असेंबलर का प्रयोग करके असेंबली भाषा जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाती थी, और कंप्यूटर जो है इसको प्रोसेस करता है, और जो है प्रोसेस के बाद परिणाम को व्यक्त करता है। असेंबली लैंग्वेज भी जटिल लैंग्वेज थी, तो ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, निम्न स्तरीय भाषा भी इसको कहते हैं। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है को हम जो है आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में जो अंग्रेजी की वर्णमाला तथा गणितीय अंक व संकेत प्रयोग होते हैं, और ये लैंग्वेज पढ़ने, लिखने और समझने में भी आसान होती है। प्रोग्रामर आसानी से इसमें प्रोग्राम कर सकता है, और प्रयोगकर्ता भी, कंप्यूटर का उपयोगकर्ता भी आसानी से इस भाषा को समझ सकता है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज भी कई प्रकार की है, लेकिन इन भाषाओं को जो है 6 भागों में बांटा गया है। तो कमर्शियल लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज, स्पेशल पर्पज लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपर्पज लैंग्वेज और एप्लीकेशन लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल लैंग्वेज। तो कमर्शियल लैंग्वेज जो है वे लैंग्वेज है जो कमर्शियल एप्लीकेशन है डाटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग की जाती है। इन्हें डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, और ये लैंग्वेज उन कथनों के लिए प्रयोग की जाती है जो साधारणतः अंग्रेजी शब्दों की तरह होते हैं, और जैसे पैरोल, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री सिस्टम के लिए प्रयोग की जाती है। और कोबोल है सबसे ज़्यादा प्रचलित कमर्शियल लैंग्वेज है। अब ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस पर्पज के लिए जो लैंग्वेज यूज की जा रही है वो जो है कमर्शियल लैंग्वेज कहलाती है। जैसे कोबोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, व्यवसाय से संबंधित लोग हैं, वही इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से कमर्शियल लैंग्वेज, और इसमें जो है जब बिजनेस से रिलेटेड है तो इसमें बहुत अधिक डाटा जो है स्टोर करना पड़ता है, और ये जो है एक डाटा प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। अगला है साइंटिफिक लैंग्वेज। अब साइंटिफिक लैंग्वेज नाम से ही समझ में आता है कि इंजीनियरिंग और साइंटिफिक कार्यों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज विशेष तौर पर साइंटिस्ट तथा इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए प्रयोग किया जाती है, और इन लैंग्वेज का प्रयोग इन समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है जहाँ पे फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग बहुत सारी गणनाएं जो है फॉर्मूले का ही प्रयोग करके, आप देखते हैं सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसी का उपयोग करके जो है गणनाएं की जाती हैं। तो ये जो लैंग्वेज है ये विशेषतः फार्मूला ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, और इनमें जो है विभिन्न समीकरण के हल, रेखीय समीकरणों को हल करने में या डाटा के सांख्यिकी विश्लेषण आदि में होता है। साधारणतः सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली साइंटिफिक लैंग्वेज फोर्ट्रॉन तथा एल्गोल है। तो ये फोर्ट्रॉन और एल्गोल जो है फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, तो ये जो है साइंटिफिक लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा आता है स्पेशल पर्पज लैंग्वेज। ये स्पेशल पर्पज लैंग्वेज जो है स्पेशल कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, सब कार्यों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और ये जो है सिमला है, सिम स्क्रिप्ट है, इसके 2 उदाहरण हैं जो है स्पेशल लैंग्वेज इसके हैं। और आम तौर पे जो है LISP लिस्प भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है विशेष उद्देश्य स्पेशल पर्पज लैंग्वेज है जो स्पेशल कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। अब जैसे मौसम की जानकारी वगैरह हुआ आपका रिसर्च क्षेत्र में, तो ये सब जो लैंग्वेज उपयोग की जाएंगी जो है सिमला है, स्क्रिप्ट है, ये सब जो है
आपकी स्पेशल पर्पस लैंग्वेज है। फिर आता है कमांड लैंग्वेज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लैंग्वेज का प्रयोग कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और जब सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, कंपाइलर हुआ, इसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कंप्यूटर पे जो आप जब कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आपका लोड हुआ रहता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सभी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए या कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं उनको वे सभी जो है ये कमांड लैंग्वेज में आपके आते हैं, क्योंकि इसमें जो है आदेशों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो ज़्यादातर प्रयोग लैंग्वेज होती है विजुअल बेसिक है, विजुअल C++ है, ये सभी जो है कमांड लैंग्वेज है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और फिर आता है मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज। यह लैंग्वेज मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज में यूजर स्वतंत्र होता है, वो कई तरह की समस्याओं से संबंधित जो है प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर कर सकता है, प्रोग्रामिंग बना सकता है, सॉफ्टवेयर बना सकता है। तो मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज जो है ये गणित के क्षेत्र में भी उपयोग की जाती है, व्यवसाय के क्षेत्र में भी उपयोग की जा सकती है। यूजर अपने सामान्य कार्यों के लिए जो है इसका उपयोग कर सकता है और तरह के सॉफ्टवेयर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो है मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है, और ज़्यादातर प्रोग्रामर मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज का ही जो है उपयोग करते हैं। C हुआ, पास्कल हुआ, C++ हुआ, ये सभी जो है मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज हैं। फिर आता है अगला एप्लीकेशन लैंग्वेज या एप्लीकेशन जनरेटर, इसको हम कहते हैं। एप्लीकेशन जनरेटर, तो एप्लीकेशन जनरेटर ये जो इन लैंग्वेज का प्रयोग अनेक कार्यों को विकसित करने, एप्लीकेशन लैंग्वेज या एप्लीकेशन जनरेटर भी आप इसको बोल सकते हैं। और इसका प्रयोग जो है अनेक कार्यों को विकसित करने, जैसे डाटा को डिजाइन करना, रिपोर्ट तैयार करना, डाटा की प्रामाणिकता जांचने के लिए आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होने वाली लैंग्वेज है वो ओरेकल है। इसके अलावा ये सब जो है एप्लीकेशन जनरेटर जो है लैंग्वेज है। और अब हम बात करते हैं जो सबसे अधिक प्रयोग होने वाली हाई लेवल लैंग्वेज की। तो जो सबसे अधिक प्रयोग होने वाली हाई लेवल लैंग्वेज है उनके लिस्ट इस प्रकार है। ये जो है बेसिक है, बेसिक, और इसका पूरा नाम जो है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। और इसका विकास जॉन कॉमने तथा थॉमस कोर्स ने सन 1964 ईस्वी में किया था। बेसिक इंटरप्रेटर का प्रयोग करती है। इसे विस्तृत रूप से शैक्षिक, व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो भी जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है सभी जो है भाषा अनुवादक का प्रयोग करती है। यह बेसिक लैंग्वेज बेसिक इंटरप्रेटर का प्रयोग करती है भाषा परिवर्तन के रूप में। फिर आता है हमारा फॉर्ट्रॉन। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन जो मुख्य भाषाओं के बारे में आपको बता रहे हैं जो कि ज़्यादातर प्रयोग में आती हैं। फॉर्ट्रॉन का पूरा नाम जो है फार्मूला ट्रांसलेशन है, और इसका विकास जो है जॉन बेकर तथा उनकी टीम के द्वारा किया गया था, और यह साधारणतः वैज्ञानिक उद्देश्य के प्रोग्राम बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो फॉर्ट्रॉन का प्रयोग जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में जो है इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये फार्मूला ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें फार्मूला का प्रयोग किया जा सकता है। फिर अगला आता है कोबोल। कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका प्रयोग साधारण तौर पर व्यापारिक उद्देश्य प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। व्यापार से संबंधित लोग कोबोल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें फाइल हैंडलिंग सिस्टम
जो है बहुत अच्छे से दिया हुआ होता है। फिर होता है इसका विकास जो है, तो अगली भाषा जो है कोबोल है, जिसका पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और इसका विकास जो है कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज समिति के द्वारा जो है किया गया था, और तथा इसका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने सन 1974 ईस्वी में इसका माननीकरण किया था। तो कोबोल जो है बिजनेस से संबंधित लैंग्वेज है, क्योंकि इसका फाइल हैंडलिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। फिर आता है पास्कल। पास्कल भाषा का आविष्कार जो है वैज्ञानिक पास्कल ने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था, और ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। इस लैंग्वेज के प्रोग्राम छोटे छोटे भागों में बटे हुए होते हैं, और जो है इन छोटे छोटे भागों को हम सब प्रोग्राम्स या मॉड्यूल कहते हैं। जो प्रोग्राम इसमें लिखा जाता है छोटे छोटे भागों में लिखा जाता है, और जो प्रोग्राम का छोटा पार्ट होता है उसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं। और यह लैंग्वेज गणितीय तथा वैज्ञानिक प्रोग्रामों को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो गणितीय वैज्ञानिक प्रोग्रामों को बनाने के लिए भी इस पास्कल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है सी, सी प्लस प्लस। भाषा का विकास जो है 1972 ईस्वी में डेनिस ऋषि के द्वारा किया गया था, और इसका आविष्कार जो है AT&T बेल प्रयोगशाला में जो है किया गया। यह साधारण तत्वों से जटिल प्रोग्राम बनाने में सक्षम है। जो सी लैंग्वेज थी ये एक मल्टीपर्पज लैंग्वेज है, और इसका उपयोग जो है जटिल प्रोग्राम बनाने में भी किया जाता है, C++ और सी का। और इसलिए इसमें जो है हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों की प्रोग्रामिंग लिखे जाते हैं, इसीलिए जो है ये जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाती है। इसमें जटिल प्रोग्राम भी आप लिख सकते हैं, मल्टीपर्पज प्रोग्राम जो है आसानी से लिखे जाते हैं। तो सी और C++, जहाँ सी जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और C++ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कहने का मतलब जो सी भाषा से भी आसान आपकी C++ भाषा है, जिसमें प्रोग्राम करना आसान है। फिर जावा आता है। जावा एक ऑब्जेक्ट, अगली भाषा जावा। ये जावा जो है ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जैसे C++ आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन C++ आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। उसी तरह से जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, लैंग्वेज है, और यह USA के सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा विकसित की गई थी, और यह एक स्वतंत्र लैंग्वेज है, इसलिए इसे विभिन्न वातावरण जैसे विंडोज, यूनिक्स आदि में प्रयोग किया जा सकता है, और यह इंटरनेट लैंग्वेज के रूप में भी जानी जाती है। तो जावा को हम इंटरनेट लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। अब जैसे ही इन भाषाओं का विकास हुआ, निम्न स्तरीय भाषाएं आई, उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, उनके आधार पे लैंग्वेज की जो है कंप्यूटर की भाषाओं की भी पीढ़ियाँ, जैसे कंप्यूटर का जो विकास हुआ तो उसकी पीढ़ियाँ थी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। इसी तरह से भाषाओं की भी, कंप्यूटर लैंग्वेज की भी जो भाषाएं आई उनकी भी पीढ़ियाँ हैं। तो लैंग्वेज की तो इसमें भी है प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी में जो भाषा थी वो केवल बाइनरी भाषा थी। मशीन लैंग्वेज प्रथम पीढ़ी की लैंग्वेज है, इसमें बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, केवल मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, और इस पीढ़ी में प्रोग्राम करना आसान नहीं था, बहुत कठिनाई से जो है प्रोग्रामर को बहुत अधिक नॉलेज होना जरूरी था, बहुत ज्ञान होने के बाद ही प्रोग्रामिंग कर सकता था। तो ये प्रथम पीढ़ी की जो भाषा थी, इसमें इस पीढ़ी की विशेषता ये थी कि इसमें केवल जो है ये मशीन लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाता था, इसलिए जो है कोई कंपाइलर या कोई इंटरप्रेटर या किसी भी भाषा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और इसमें केवल मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। अब इसमें जब द्वितीय पीढ़ी आई
कंप्यूटर की जो द्वितीय पीढ़ी है इसमें असेंबली भाषा आई और असेंबली लैंग्वेज जो है द्वितीय पीढ़ी की लैंग्वेज है। फिर तीसरी आई जिसको कि आप निम्न स्तरीय भाषा के नाम से जानते हैं। देखिए आप मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है निम्न स्तरीय भाषाएं हैं। तृतीय पीढ़ी में जो है बेसिक, कोबोल, ये सब लैंग्वेज आई। बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रॉन, ये जो है तृतीय पीढ़ी में आई। तो यहाँ पे ये जो बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन ये सब जो है तृतीय पीढ़ी की भाषाएं हैं। ये सब जो है तृतीय पीढ़ी की भाषाएं हैं। C++, ये जितनी भाषाएं ये सब तृतीय पीढ़ी की भाषाएं हैं। फिर चतुर्थ पीढ़ी जो है कंप्यूटर की भाषाओं की पीढ़ी जो है चतुर्थ पीढ़ी की जो भाषा है, चतुर्थ पीढ़ी में कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपेक्षा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मनुष्य भाषा के करीब होती है और इन्हें चतुर्थ पीढ़ी की लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सेंटेंस लिखे, जैसे हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, करीब करीब उसी तरह के सेंटेंसों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और चतुर्थ पीढ़ी की लैंग्वेज डाटाबेस के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे एक सिस्टम है, जैसे फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स वेयर मैनेज, ब्रैकेट में आपका स्मिथ लिखा है, तो निर्देश स्मिथ नाम के व्यक्ति के सभी रिकॉर्ड दिखाएगा। तो इस तरह से भी हम कमांड जो है दे सकते हैं। यूजर के जो है भाषा के निकटतम भाषा है चतुर्थ पीढ़ी की भाषा। अब हम बात करते हैं पंचम पीढ़ी। ये आपकी चतुर्थ पीढ़ी है। अब ये चतुर्थ पीढ़ी आपका होगा। अब पंचम पीढ़ी, अब ये पंचम पीढ़ी है। पंचम पीढ़ी जो है ये लैंग्वेज कृत्रिम समझबूझ तथा न्यूरल नेटवर्क में प्रयोग की जाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मशीन लैंग्वेज के अतिरिक्त उपयुक्त लैंग्वेज प्रोग्रामर की आवश्यकताओं के अनुसार जो है डिजाइन किए जाते हैं। ये लैंग्वेज इंटरनल मशीन कोड के लिए स्वतंत्र है और एक अनुवादक के द्वारा हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन कोड में अनुवादित किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम अनुवाद कहते हैं। तो ये जो भाषाएं हैं, यह प्रक्रिया जो है 5 चरणों में इसमें की जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है जिसे अनुवादित किया जाता है और हाई लेवल लैंग्वेज के वाक्य या निर्देश मशीनी लैंग्वेज में बदले जाते हैं। मतलब जो पंचम पीढ़ी की जो भाषाएं जो इस्तेमाल की जा रही हैं, इसमें पहले हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाएगा, उसको अनुवादित किया जाएगा और हाई लेवल लैंग्वेज के वाक्य या निर्देश जो भी लिखे होते हैं मशीनी लैंग्वेज में बदले जाते हैं। फिर अनुवाद के बाद त्रुटियों का परीक्षण किया जाता है। इस क्रिया को हम टेस्टिंग कहते हैं। मतलब जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उसका परीक्षण किया जाता है। अगर उसमें जो है गलती होती है तो कंप्यूटर जो है आपको गलती को दिखाता है। अब जो है टेस्टिंग के बाद इन त्रुटियों, जो भी टेस्टिंग में अगर कोई त्रुटि है तो त्रुटियों को जो है दूर किया जाता है और इस क्रिया को हम डीबगिंग कहते हैं। तो जो प्रोग्राम में त्रुटियां हैं उनको दूर करना डीबगिंग कहलाता है। अंत में प्रोग्राम को अनुवादित कर चलाया जाता है। जब आपने प्रोग्राम पूरा सही लिखा होगा, डीबगिंग के द्वारा आप उसको सही करते हैं तो फिर जो है प्रोग्राम को चलाया जा सकता है और परिणाम को प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं, ये तो हुई भाषाओं की पीढ़ियाँ की कंप्यूटर की जो भाषाएं आई उनको कितनी पीढ़ियों में बांटा गया। अब जो है आता है अनुवादक। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है हमारा अभी भी कंप्यूटर जो है अभी भी मशीन भाषा ही समझता है, बाइनरी भाषा को ही केवल समझता है। तो अनुवादक वह प्रोग्राम है जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदल देता है। तो आपका ये अनुवादक का हम प्रयोग करते हैं क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की जाती है तो ये कंप्यूटर नहीं समझता है, लेकिन गणना करने के लिए जो है हाई लेवल लैंग्वेज को समझना जरूरी है। तो इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार के अनुवादक, भाषा परिवर्तक प्रयोग किए जाते हैं।
तो ये जो अनुवादक है वह प्रोग्राम है जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदल देता है। मतलब जो आपने प्रोग्राम लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और ये कंप्यूटर के प्रोग्राम में जब लिखता है उसको बाइनरी भाषा में बदल देता है तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो जब हम प्रोग्राम को किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज में बनाते हैं तो हमें इसको मशीनी लैंग्वेज में अनुवाद करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी लैंग्वेज समझता है। और ये 3 प्रकार के हैं जो अनुवादक प्रोग्राम भी 3 प्रकार के हैं। असेंबलर है, मैंने अभी आपको बताया था असेंबलर के बारे में कि असेंबली भाषा को परिवर्तित करने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। कंपाइलर, और तीसरा है इंटरप्रेटर। ये 3 प्रकार के अनुवादक प्रयोग किए जाते हैं। तो जो असेंबलर है ये असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम अर्थात सोर्स प्रोग्राम को मशीनी प्रोग्राम अर्थात ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में अनुवाद करता है कि जो भी आपने असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखा है उसको वो असेंबली भाषा में अनुवाद करेगा। फिर कंपाइलर है, कंपाइलर जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम अर्थात सोर्स प्रोग्राम को मशीनी प्रोग्राम अर्थात ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में अनुवाद करता है और यह एक बार में पूरे प्रोग्राम का अनुवाद कर देता है। जितनी भी आपने प्रोग्राम में लाइनें लिखी हैं सबका अनुवाद वो एक ही बार में कर देता है। कंपाइलर तेज गति से कार्य करता है। फिर आता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर की अपेक्षा इंटरप्रेटर की गति धीमी होती है क्योंकि इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीनी प्रोग्राम में अनुवाद करता है, लेकिन यह प्रोग्राम के एक एक निर्देश का अनुवाद करता है। ये लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, इसीलिए जो है इंटरप्रेटर की गति जो है धीमी होती है। तो इस तरह से ये 3 जो है अनुवादक प्रोग्राम है। और बच्चों इसी के इसमें कुछ याद रखने वाली बातें जैसे कुछ लैंग्वेज प्रोग्राम लिखने के लिए प्रयोग की जाती है, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर सीधे ही समझ लेता है। मशीनी तथा असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। मशीनी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं और मशीनी लैंग्वेज में प्रोग्राम के जटिल तरीके से छुटकारा पाने के लिए असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है। और असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक का प्रयोग किया जाता है। विशेष जो चिन्ह होते हैं ऐड वगैरह आपको बताया, तो वो सब जो है निमोनिक कहलाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ही आपका ये जो अध्याय है समाप्त।